अब आइए हम लोग जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में है, 23 और 24 है, उसको हम लोग देखेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार है ना, ये तीसरा हो गया। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 23 है और अनुच्छेद 24 है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? शोषण के विरुद्ध मानवों का दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध है। मतलब अनुच्छेद 23 में कहा गया है किसी भी मानवों का दुर्व्यापार मतलब तस्करी, खरीद फरोख्त, खरीद बिक्री नहीं किया जा सकता। मानवों का खरीद बिक्री नहीं हो सकता, ठीक है। ये अपराध है अनुच्छेद 23 के तहत, जो है ये मौलिक अधिकार का हनन है, कुछ व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन है। बलात् श्रम का मतलब होता है कि बाय फोर्स काम कराना, है ना, बंधुआ मजदूरी रख करके काम कराना, बिना पारिश्रमिक दिए, बिना जो है वेजेस दिए जो है काम कराना, बाय फोर्स काम कराना, डर से मार पीट करके काम कराना, ये भी क्या है? मानवाधिकार का उल्लंघन है। इसका मतलब मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में ये संरक्षण प्राप्त है व्यक्तियों को कि व्यक्ति के साथ बलात् श्रम नहीं कराया जा सकता, बाय फोर्स काम नहीं कराया जा सकता, और उस व्यक्ति का खरीद फरोख्त नहीं हो सकता। अगर कोई खरीद फरोख्त करता है, खरीद बिक्री करता है किसी मानव में सारे आगे, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिला, सब, तो सब किसी का भी खरीद फरोख्त नहीं हो सकता। अगर वो करता है तो वो अपराध को जो है किसी के व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है, तो उसके विरुद्ध जो भी सज़ा का प्रावधान है वो सज़ा मिलेगा। 24 में कहा गया है कि ये बच्चों से संबंधित है, बालकों से संबंधित है। तो बालकों, ठीक है, या बच्चों, है ना, नाबालिग बच्चों, 14 वर्ष से कम उम्र। इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी जोखिम भरे कार्यों, कारखानों आदि में नहीं लगाना है। अगर वो कोई इस तरह का काम करता है तो वह अनुच्छेद 24 का उल्लंघन करता है, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि बालकों या बच्चों जो कि 14 वर्ष से कम उम्र का है, उसे किसी भी, है ना, जोखिम भरे कामों में नहीं लगाया जा सकता, जोखिम भरे कारखानों में नियुक्त नहीं किया जा सकता, उससे काम नहीं लिया जा सकता, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 24 है। तो ये हो गया आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अगर कोई बालक है, 14 वर्ष से कम उम्र का है, कोई बच्चा है, कोई बालक का मतलब हो गया बालकों दोनों हो गए, छात्र छात्रा दोनों हो गई, लड़की भी उसमें शामिल है। तो इस तरह से आपको 24 के अंतर्गत जो है संरक्षण प्राप्त है, शोषण के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त है, ठीक। अब हम लोग आते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 4 नंबर, है ना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें कितना अनुच्छेद है? अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक। अनुच्छेद 25 क्या कहता है इसको समझिए। अनुच्छेद 25 कहता है किसी भी धर्म को, है ना, अबाध रूप से मानने, अंतःकरण करने, अबाध रूप से मानने। अंतःकरण एक शब्द आता है, अंतःकरण, ठीक, अबाध रूप से मानने, अबाध रूप से मानने, ठीक, प्रचार प्रसार करने, आचरण करने का अधिकार है। मतलब अनुच्छेद 25 कहता है कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब आपको किसी भी धर्म को मानने, किसी भी धर्म को बिना बाधा का, अबाध रूप से मानने का मतलब होता है कि बिना बाधा का, कोई आपको बाधा नहीं पहुंचा सकता, आप चाहे किसी भी धर्म को मानते हो, ठीक। अंतःकरण मतलब है किसी धर्म के प्रति आस्था। अंतःकरण मतलब किसी भी धर्म के प्रति आस्था, ये आपका मौलिक अधिकार है, वो आप रख सकते हैं 25 के तहत। अबाध रूप से किसी भी धर्म को मान सकते हैं, बिना बाधा का किसी भी धर्म को मान सकते हैं। अपने धर्म का आप प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, इस पर भी कोई रोक टोक नहीं लगा सकता, ठीक। आचरण करने मतलब अपने धर्म के अनुकूल चलने, उसका आचरण करने, व्यवहार करने का आपको स्वतंत्रता है। तो इसी आचरण करने, अंतःकरण, आवाज़ को सिख लोग जो कृपान रखते हैं, सिख लोग जो कृपान रखता है, वो
कभी कभी पूछ लिया जाता है सिख के द्वारा जो कृपान रखा जाता है वो किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा जाता है, तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत रखा जाता है। वो जो है आचरण करता है अपने धर्म के अनुसार, ठीक है। कृपान रखना वो आचरण हो गया, अंतःकरण हो गया। आप हिंदू धर्म में है टीका लगाते हैं, वो क्या हो गया आपका अंतःकरण हो गया, आस्था है, ठीक है, आचरण है, तो वो भी आपकी स्वतंत्रता है, टीका लगाने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो यही है, सभी सारे धर्मों में अपना अपना अंतःकरण है, आचरण करने संबंधी अधिकार है और प्रचार प्रसार करने संबंधी अधिकार है अपने धर्मों का। तो ये 25 कहता है। 26 क्या कहता है? अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 26 कहता है कि अपने धर्मों का जो है प्रबंधन करने का अधिकार, प्रबंधन, मैनेजमेंट, मतलब आप जिस धर्म से जुड़े हुए हैं उस धर्म का प्रबंधन करने, मैनेजमेंट करने, संगठन बनाने, है ना, संगठन बनाने जो है और उसका प्रबंधन करने का अधिकार आपको दिया गया है, ठीक। अनुच्छेद 27 क्या कहता है, इसको समझिए। अनुच्छेद 27 कहता है कि आप जिस धर्म को मान रहे हैं उस धर्म, है ना, उस धर्म के जो है वृद्धि के लिए, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, उसके प्रबंधन के लिए अगर कोई व्यक्ति उसमें दान करता है, कोई राशि देता है, अनुदान देता है, तो दिए गए राशि पर कर नहीं लगेगा, कर नहीं देना होगा। मतलब अगर कोई कर मांग करता है तो ये आपके मौलिक अधिकार का हनन है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 27 कहता है कि अगर आपके धर्म के जो है वर्धन में, धार्मिक प्रचार के वर्धन में या धार्मिक संगठन बनाने में अगर कोई व्यक्ति जो है सहायता राशि देता है तो उस राशि पर कर के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, है ना, सरकार के द्वारा कर नहीं लिया जाएगा उस पर। अगर लिया जाता है तो वो क्या चीज़ होगा, मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा, ठीक। तो ये हो गया। 28 क्या कहता है, इसको समझिए। अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 28 कहता है कि किसी भी सरकार द्वारा वित्त पोषित शिक्षण संस्थान, सरकार द्वारा वित्त पोषित शिक्षण संस्थान में, है ना, कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक। ये कहा गया है, वित्त पोषित शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक। कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये कहा गया है वित्त पोषित, मतलब सरकार के अनुदान से चलने वाले कोई भी स्कूल, सरकारी स्कूल या कोई निजी स्कूल है जिसमें सरकार के अनुदान से चलती है, तो उसमें जो है आपका शिक्षा, उसमें जो है धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। हाँ, कोई स्कूल है जो अपने ही वित्त, अपने ही फाइनेंस से चलता है तो वो स्वतंत्र है, ठीक है। लेकिन सरकार द्वारा वित्त पोषित स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये कहा गया। अगर वो सरकार के द्वारा संचालित स्कूल में धार्मिक शिक्षा दी जाती है तो वो क्या चीज़ का हनन है, तो मौलिक अधिकार का हनन है, अनुच्छेद 28 का हनन है। तो ये हो गया आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब आइए हम लोग 5वां देखते हैं, अल्पसंख्यकों के, है ना, संस्कृति और शिक्षा संबंधी संरक्षण, ठीक। 5वां है अल्पसंख्यकों के लिए, है ना, के लिए संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। इसमें हम क्या बताए थे, अनुच्छेद इसमें कौन कौन सा है, आर्टिकल 29 और 30, ठीक। अब ये अनुच्छेद 29 क्या है, मतलब आर्टिकल 29 क्या है। 29 कहता है कि सबसे पहले तो ये समझिए अल्पसंख्यक क्या है। अल्पसंख्यक मतलब हो गया कि संख्या में कम होना। भारत में जिस समुदाय, जिस धर्म के लोगों की संख्या कम है उसे अल्पसंख्यक में रखा गया है। तो जैसे कि मुस्लिम हो गया, सिख हो, जो है जैन हो गया, बौद्ध हो गया, भारत में कम संख्या में है, पारसी हो गया, तो ये सब अल्पसंख्यक के जो है में आता है। तो अल्पसंख्यक 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के अपने उसकी संस्कृति मतलब भाषा, लिपि, ठीक है, भाषा, लिपि, रहन सहन, खान पान आदि को संरक्षित करने का अधिकार है ना, को संरक्षित रखने का अधिकार संजोए रखने का अधिकार है। मतलब ये हो गया अनुच्छेद 29 के तहत
अल्पसंख्यकों को उसकी अपनी संस्कृति, भाषा, लिपि आदि को संरक्षित रखने का अधिकार है। उससे जो है उसकी भाषा को, उसकी लिपि को कोई जो है ठेस नहीं पहुंचा सकता या उसको जो है ना समाप्त करने का कोई भी काम नहीं कर सकता। ठीक, तो ये है उसको अधिकार प्राप्त है 29 के तहत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति, भाषा, लिपि आदि को संरक्षित करने का। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यकों को अपने, देखिए अनुच्छेद 29 में क्या है कि संस्कृति, भाषा, लिपि आदि को संरक्षित रखने का अधिकार, और अल्पसंख्यकों को अल्पसंख्यक होने के नाते किसी शिक्षण संस्थान में दाखिला लेने से रोक नहीं लगाया जा सकता, उसी में कह दिया गया है 29 में ही। ठीक है, सिर्फ इस आधार पर उसे दाखिला में से वंचित नहीं किया जा सकता है कि वह अल्पसंख्यक है। ठीक, तो ये अपराध माना जाएगा, 29 में ही कह दिया गया है। अनुच्छेद 30 में क्या गया है, देखिए ये शिक्षण संस्थान से संबंधित है, तो अल्पसंख्यकों को, ठीक, अनुच्छेद 30 के अंतर्गत कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को अपने मनोनुकूल शिक्षण संस्थान खोलने और उसका प्रबंधन करने का अधिकार है। अल्पसंख्यकों को अपने अनुकूल शिक्षण संस्थान खोलने और उसका प्रबंधन करने, मैनेजमेंट करने का अधिकार है। सरकार जो है उसके इंस्टीट्यूशन से, है ना, शिक्षण संबंधी इंस्टीट्यूशन से जो कि अल्पसंख्यकों द्वारा खोला गया है, उससे भेदभाव नहीं करेगी। सरकार समय समय पर उसे वित्त पोषित भी करेगी, है ना, वित्त की सहायता भी करेगी और अनुदान राशि भी देगी। ठीक है, तो इस तरह का बात अनुच्छेद 30 में कह दिया गया है। माइनॉरिटी कॉलेज जो वगैरह होता है, देखते होंगे, माइनॉरिटी के तहत जो कॉलेज स्थापित होता है उसका प्रबंधन होता है, अनुच्छेद 30 के तहत ही कॉलेज का गठन होता है, महाविद्यालय, विद्यालय, शिक्षण संस्थान आदि का। अब आइए छठा देखते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार, मान लीजिए सब कुछ है और उसका उपचार ही नहीं है, तो फिर अधिकार तो बहुत अच्छा दिया गया है। मान लीजिए कोई अधिकार का हनन कर दिया, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए ना कि आप कहाँ जाइएगा कि भाई जो है मेरा अधिकारों का हनन हुआ है, तो उसके लिए संरक्षण कहाँ मिलेगा? तो संरक्षण मिलता है सुप्रीम कोर्ट से, है ना। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये हो गया आपका छठा। ठीक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें अनुच्छेद 32, है ना, अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 32 क्या है? अगर मान लीजिए आपका अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था, ये एक सवाल बनता है, अंबेडकर ने संविधान का आत्मा किसे कहा? तो इस मौलिक अधिकार के, है ना, छठे खंड वाला चीज जो है उपबंध, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 को आत्मा कहा, संविधान का आत्मा कहा, ये एक प्रश्न बनता है। तो अनुच्छेद 32 क्या है? तो अनुच्छेद 32 के तहत जो है नागरिकों को मौलिक अधिकार से संबंधित संरक्षण प्राप्त है ना। तो मौलिक अधिकार से संबंधित संरक्षण प्राप्त है, तो कैसे संरक्षण प्राप्त है? अगर आप कई मौलिक अधिकार का हनन कोई व्यक्ति करता है या सरकार करती है, तो उसके विरुद्ध आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जो है पिटीशन डाल सकते हैं, या किसी व्यक्ति या किसी संगठन के माध्यम से पिटीशन डलवा सकते हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में यह पिटीशन चला गया, तो सुप्रीम कोर्ट वो उस व्यक्ति के खिलाफ 5 तरह का रिट जारी करता है, ठीक है, जो कि आपका उल्लंघन कर रहा है, मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है, उसके खिलाफ 5 तरह का रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। किस अनुच्छेद के तहत? तो 32 के तहत 5 तरह का रिट जारी करता है। तो वह 5 तरह का रिट क्या होता है, इसको समझिए। तो सबसे पहला रिट होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा रिट होता है आपका परमादेश। तीसरा रिट होता है प्रतिषेध। चौथा होता है उत्प्रेषण, और 5वां होता है ना, अधिकार परीक्षा।
देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट क्या होता है। देखिए मौलिक अधिकार का अगर आपका हनन हो रहा है तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आप रीट जारी करवा सकते हैं उसके खिलाफ जिसने आपके मौलिक अधिकार का हनन किया है या कर रहा है। आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। हाई कोर्ट जाइएगा तो आपको अनुच्छेद 226 के तहत जाना होगा। यही सेम चीज़ है, हाई कोर्ट भी रीट जारी करता है मौलिक अधिकार के हनन होने पर। उच्च न्यायालय हाँ जो है प्रत्येक राज्य में जो होता है देख, तो वो 226 के तहत। ये कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है, अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, किस अनुच्छेद के तहत जाएंगे, तो अनुच्छेद 32 के तहत। अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप हाई कोर्ट जाएंगे और वहाँ से जो है जो आपका मौलिक अधिकार हनन करा उसके खिलाफ रीट जारी करवाएंगे उच्च न्यायालय से, मतलब हाई कोर्ट से। तो किस अनुच्छेद के तहत, तो 226 के तहत। ठीक, तो उसमें भी हाई कोर्ट भी 5 तरह का रीट जारी करता है, यही 5 तरह का रीट। तो अब ये रीट क्या है इसको समझिए। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो रीट है ये उसके खिलाफ जारी किया जाता है जो किसी व्यक्ति को जो है गिरफ्तार कर लिया है। मतलब मान लीजिए बिना कारण का किसी को गिरफ्तार कर लिया है। अब गिरफ्तार कर लिया है तो वो कोई जो है उसका मौलिक अधिकार का हनन हो गया। अब पिटीशन लगा दिया कोई उसके, वो खुद से या खुद के वकील के माध्यम से या उसके बदले में कोई संगठन, तो रीट जारी होगा उस अथॉरिटी के खिलाफ जिसने गिरफ्तार किया है या नज़रबंद किया है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी होगा। उससे यह पूछा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट पूछेगा उस व्यक्ति से जिसने गिरफ्तार किया है, पुलिस से या इंस्पेक्टर से या कोई भी अथॉरिटी जो गिरफ्तार किया उससे पूछेगी सुप्रीम कोर्ट कि आपने जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है क्या कारण है गिरफ्तार किया है, और गिरफ्तार किया है तो अविलंब मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करिए। बंदे को प्रत्यक्षीकरण मतलब बंदे को प्रस्तुत करिए ताकि हम यथास्थिति को समझ सकें आखिर कारण क्या है। ठीक है। उसके बाद है परमादेश। परमादेश का मतलब है कि मान लीजिए परम आदेश, ये सुप्रीम कोर्ट का परम आदेश होता है। कोई अधिकारी है ना, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, कोई भी शासन में बैठे लोग है ना, वो संवैधानिक पद पर बैठे लोग या जो है अगर वो अपने पद के अनुकूल काम नहीं कर रहा है, उसको जो कर्तव्य है कर्तव्यनिष्ठ होकर के काम नहीं कर रहा है, तो उसके जिससे कि मौलिक अधिकारों का जो है लोगों को मौलिक अधिकार से वंचित होना पड़ रहा है, जिसके कारण मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहा है उस पद पर रहते हुए, जिससे क्या हो रहा है लोगों का मौलिक अधिकार से वंचित होना पड़ रहा है, तो वैसे व्यक्तियों के खिलाफ परमादेश रीट जारी होता है। परमादेश रीट में ये पूछा जाता है कि हमारा आदेश है आप जो है अपने कर्तव्य को करें, ठीक है, नहीं तो आपके खिलाफ पनिशमेंट हो सकती है। तो परमादेश सुप्रीम कोर्ट जारी करता है ना अधिकारियों के खिलाफ, है ना, कि अपने कर्तव्यों का पालन करें। कर्तव्यों का पालन करने के लिए परमादेश जारी किया जाता है। प्रतिषेध क्या है? प्रतिषेध जो है उच्च न्यायालय ऊपर के न्यायालयों के द्वारा नीचे के न्यायालयों को जारी किया जाता है। अगर कोई मामला नीचे के न्यायालय में है और उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है ना, उस मामले में कोई ऐसे मामला भी आ जाती है जो टेक्निकल मामला होता है, उसको नीचे का न्यायालय जो है उसको अच्छे से नहीं देख सकता है या उस पर न्याय अच्छा से नहीं कर सकता है, उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है और उस न्यायालय में वो मामला है, तो अनुच्छेद 32 के तहत प्रतिषेध रीट जारी करके ऊपर का न्यायालय प्रतिषेध रीट जारी करेगा, चाहे हाई कोर्ट चाहे सुप्रीम कोर्ट नीचे के न्यायालय को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कहेगा कि प्रतिषेध के तहत कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, इस मामले को हमारे पास भेज दो, ठीक है। तो वो कहलाता है प्रतिषेध, मतलब रोक दो, तुम्हारे क्षमता से बाहर है, मतलब तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है यह मामला हम देखेंगे, ऊपर का न्यायालय कहता है नीचे के न्यायालय को। तो यही होता है प्रतिषेध, समझ गए। मतलब ऊपर के न्यायालय के द्वारा नीचे के न्यायालय को, है ना, लेटर के माध्यम से, चिट्ठी के माध्यम से, है ना, कहना कि जो है यह तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इस मामले को हमारे पास भेजो। तो ये कहलाता है प्रतिषेध लेख, प्रतिषेध रीट। अगला है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण क्या होता है कि ये भी ऊपर के न्यायालय के द्वारा नीचे के न्यायालय को जारी किया जाता है। ऊपर के न्यायालय इसमें उत्प्रेषण कब जारी करते हैं? अगर मान लीजिए कोई मामला है नीचे के न्यायालय में है और ऊपर के न्यायालय कहता है कि अभी उसमें लेट लतीफ़ा कर रहा है नीचे का न्यायालय, तो ऊपर का न्यायालय उत्प्रेषण का रीट जारी करके उस मामले को अपने पास बुला सकता है, ठीक। तो ये कहलाता उत्प्रेषण।
प्रतिषेध में तो उसके अधिकार में ही नहीं था, वो मामला अपने पास रखा था, तो वो हो गया प्रतिषेध। उत्प्रेषण में मतलब है कि नीचे के न्यायालय को उस मामला को देखने का अधिकार तो है, लेकिन वो उसमें लेट लतीफ़ा कर रहा है, विलंब कर रहा है। तो उस परिस्थिति में कोई अगर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला तो उस मामले को उत्प्रेषण के तहत उत्प्रेषण रिट जारी करके सुप्रीम कोर्ट अपने पास बुला सकता है, मंगा सकता है उस मामले को, और वहाँ पर सुनवाई कर सकता है, या कुछ टेक्निकल मामलों को सॉल्यूशन करके फिर से उस न्यायालय को भेज सकता है कि फिर से तुम निर्णय कर दो। ये है उत्प्रेषण। अधिकार परीक्षा का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति, है ना, किस हैसियत से किसी काम को कर रहा है। मान लीजिए क्या होता है कि कोई डेजिग्नेशन होता है, किसी काम को करने का पद होता है। पद, कोई व्यक्ति क्या होता है कि पद नहीं है, डेजिग्नेशन नहीं है और उसी काम को करता है, तो वो जो है जिससे कि किसी के मौलिक अधिकार का हनन हो जाता है, तो जो है यह रिट जारी किया जाता है अधिकार परीक्षा। मतलब किस हैसियत से आपने यह काम को अंजाम दिया, ये पूछा जाता है। अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ पनिशमेंट होता है और उसे जो है जिस पद पर काम कर रहा होता है उसको हटा दिया जाता है। मतलब अधिकार परीक्षा मतलब किस हैसियत से, किस अधिकार से आपने इस पद को धारण किया है, ये पूछा जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 32 के तहत, और 226 के तहत हाई कोर्ट के द्वारा पूछा जाता है किसी अधिकारी से। ठीक है, कि आपने किस अधिकार से आपने इस पद को धारण किया है और इस पद पर रहते हुए आपने इस तरह का एक्शन लिया, इस तरह का बात पूछा जाता है। ठीक, ये हो गया आपका अनुच्छेद 32। ठीक, अनुच्छेद जो है 33-34 जो है आपका मार्शल लॉ से रिलेटेड है। ठीक है, वो आर्मी में चलता है, मार्शल लॉ का अधिकार। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।